हेलो, हाय सभी को राम राम, राधे राधे। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल जानकी क्लासेस पर सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और मस्त भी होंगे और अपनी तैयारी में भी लगे होंगे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। तो थोड़ा सा पेशेंस बना के आप लोग ज़रूर वीडियो में एंड तक बने रहिए। वीडियो पसंद है ना तो एक प्यारा सा कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब मोटिवेशन के लिए आप लोग ज़रूर करिएगा। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। वायु पर आपका फोर्थ लेसन है। वायु पृथ्वी ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई होती है, जिसे आप वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल का संगठन, जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं, वास्तव में वह अनेक गैसों का मिश्रण होती है। नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन ऐसी दो गैसें हैं जिनसे वायुमंडल का बड़ा भाग बना हुआ है। आपकी पृथ्वी पर नाइट्रोजन की आपकी 78% उपस्थिति है, ऑक्सीजन की आपकी 21%, आपके आर्गन का 0.093% है और आपके कार्बन डाइऑक्साइड का 0.03% है। अन्य गैसें आपकी हैं 0.04% आपकी गैसें पाई जाती हैं। तो चलिए अब यहाँ तक क्लियर हुआ नाइट्रोजन का क्या क्या कार्य होता है, ये भी आप लोग देख लीजिए कि नाइट्रोजन जो होता है वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। जब हम सांस को लेते हैं तो फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं, परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। और नेक्स्ट टॉपिक है कि ऑक्सीजन हमारी वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है। मनुष्य तथा पशु सांस लेने में वायु में ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड। अन्य महत्वपूर्ण गैस है। हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन वापस देते हैं। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। मनुष्य तथा पशुओं द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है, जिसे संतुलन बना रहता है। और नेक्स्ट है आपका आर्गन। आर्गन क्या है? एक रासायनिक तत्व है। यह एक निष्क्रिय गैस माना जाता है। कुछ अन्य गैसें भी जैसे कि आपका हीलियम हुआ, हाइड्रोजन हुआ आदि आपका आर्गन गैस में आते हैं। नेक्स्ट है कि वायुमंडल की संरचना। तो हमारा वायुमंडल जो है कि आपकी 5 परतों से विभाजित है, जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है। जो पहला है आपका क्षोभमंडल। क्षोभमंडल में आते क्या क्या है? यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परतें हैं। इसकी औसत ऊंचाई 13 किमी है। हम इसी मंडल में मौजूद वायु सांस लेते हैं। मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे कि वर्षा हुआ, कोहरा हुआ एवं ओला वर्षण इसी परत के अंदर होती हैं। समताप मंडल क्या होता है? तो समताप मंडल आप लोग देख सकते हैं कि समताप मंडल क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। यह लगभग आपके 50 किमी की ऊंचाई तक फैला होता है। यहाँ की परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श मानी जाती हैं। इसमें ओजोन गैस की परतें होती हैं। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती हैं। मध्यमंडल क्या होता है? तो मध्यमंडल यह वायुमंडल की तीसरी परत है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है, लगभग आपके 80 किमी की ऊंचाई तक फैली होती है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले पिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। और नेक्स्ट है वायुमंडल। आपका वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अधिक तीव्रता के साथ बढ़ता है। आयन मंडल इस परत का भाग है, या 80 से 400 किमी तक फैला हुआ है। रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है और वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इस परत द्वारा पुनः पुनः पृथ्वी पर प्रवर्तित कर दी जाती हैं। और नेक्स्ट है आपका बहिर्मंडल। बहिर्मंडल क्या होता है? तो बहिर्मंडल की सबसे ऊपरी परतें जो होती हैं बहिर्मंडल के नाम से जानी जाते हैं। यह वायु की पतली परत होती है। हल्की गैसें जैसे यहाँ पे हीलियम और हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती हैं। नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर मौसम एवं जलवायु।
तो मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। मौसम नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता रहता है। जलवायु दीर्घ काल में से किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु को बताता है। नेक्स्ट है आपके तापमान। तापमान क्या होता है? तो वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिणाम को तापमान कहते हैं। वायुमंडल का तापमान ऋतुओं के अनुसार भी बदलता रहता है। आतपन क्या होता है? तो सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है उसे आतपन कहा जाता है। आतपन सूर्य ताप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है, इसीलिए ध्रुव बर्फ से ढके हुए होते हैं। इस कारण नगर के भीड़ वाले ऊंचे भवन गर्म वायु से रोक लेते हैं, जिससे नगरों का तापमान बढ़ जाता है। गांवों की अपेक्षा नगरों का तापमान बहुत ही अधिक होता है। दिन के समय एशाफिल्ट से बनी सड़कें एवं धातु और कंक्रीट से बने भवन गर्म हो जाते हैं। रात के समय यह ऊष्मा मुक्त हो जाती है। और नेक्स्ट होता है आपका वायुदाब। वायुदाब क्या होता है? तो पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायुदाब कहलाता है। हमारे शरीर के में उच्च दाब के साथ बल लगती है, किंतु हम इसका अनुभव नहीं कर पाते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है। यह हमारे शरीर के विपरीत बल लगाता है। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर वायु दाब तेजी से गिरने लगता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप लोग का ये है। समुद्र स्तर पर वायु दाब की क्षैतिज विवरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप पर प्रभावित होता है। वायु सदैव उच्च दाब से निम्न दाब के क्षेत्र की ओर गमन करती है। देखिए, आप लोग के लिए एक एक टॉपिक बहुत ही आप लोग के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो अगर एक एक टॉपिक अगर आप लोग ध्यान से देखते चलेंगे ना, तो 100% श्योर बोल रही हूँ आप लोग का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और अच्छे मार्क्स से आप लोग पास भी होंगे सीटेट। चलिए, पवन क्या होता है? तो उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। पवन के प्रकार क्या क्या होते हैं? तो आपकी एक होती है अस्थायी पवनें। तो अस्थायी पवनें के कार्य क्या होते हैं? तो व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें हैं। ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती है। मौसमी पवनें क्या कहलाती हैं? तो ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती हैं। उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पर्वतें स्थानीय पवनें। ये पवनें किसी छोटे वर्ष में या दिन के किसी विशेष समय में चलती हैं। उदाहरण के लिए स्थल और समुद्री समीर। भारत के उत्तरी क्षेत्र के गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवने को लू कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप लोग का एक एक टॉपिक है, ध्यान से देखते चलिएगा। आर्द्रता क्या कहलाता है? तो आर्द्रता आपका वायु में किसी भी समय जलवाष्प मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है तो उसे आर्द्र कहा जाता है। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा कम होती है तो उसे शुष्क कहा जाता है। जलवाष्प ऊपर उठता है तो यह ठंडा होना शुरू हो जाता है। जलवाष्प संघनित होकर जल की बूंदें बनाती हैं। बादल इन्हीं जल बूंदों का ही एक समूह होता है। जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वायु में तैर न सके, तब ये वर्षण के रूप में आपके नीचे आ जाती हैं। नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर वर्षा। वर्षा क्या होता है? तो वर्षा पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण आपका वर्षा कहलाता है। ज़्यादातर भौम जल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। क्रियाविधि आधार पर वर्षा के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन? एक संवहनी वर्षा होता है, एक होता है आपका पर्वतीय वर्षा और एक होता है आपका चक्रवातीय वर्षा। नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर आपका जल टॉपिक है। आपका लेशन है, आपका 5वां लेशन है। सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है। ठंडा होने पर जल वाष्प संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है। यहाँ से ये वर्षा हिम अथवा सहिष्णु वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र के नीचे गिरता है, जिसे प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागर वायुमंडल और धरती के बीच में चक्कर लगाता रहता है। उसको आप जल चक्र कह सकते हैं। हमारी पृथ्वी थलशाला के समान है। जो जल शताब्दियों पूर्व उपस्थित था वही आज भी मौजूद है।
नेक्स्ट टॉपिक है कि 22 मार्च। 22 मार्च को क्या होता है, तो आपके विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। महासागरीय परिसंचरण क्या कहलाता है, तो महासागर की गतियों को इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं कि जैसे कि आपका तरंग हुआ, ज्वार भाटाएं एवं धाराएं होती हैं। तरंगें आपकी होती क्या है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जब महासागरीय सतह पर लगातार आपका उठता है, महासागर जो है आपका लगातार उठता है और गिरता है, तो इन्हें कहते हैं आपके तरंगे। तो इसमें होता क्या है, क्या है, भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण जब महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है तो इसी के परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली ज्वारी तरंगें उठती हैं, जिसे आप सुनामी कहते हैं। नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर भाटा। ज्वार भाटा आप लोगों को क्या कहलाता है, दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना आपका ज्वार भाटा कहलाता है। सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण शक्ति के कारण जब समुद्र का जल ऊपर की ओर उठता है तो उसे ज्वार, तथा जब जल नीचे गिरता है तो उसे भाटा कहा जाता है। सूर्य एवं चंद्रमा की शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटाएं आती हैं। पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी एक क्षेत्र में होते हैं, जिससे के कारण आपका ऊंचे ज्वार उठते हैं। इसे ज्वार, बृहत ज्वार भी कहा जाता है। इस ज्वार को आप बृहत ज्वार के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं के महासागरीय जल पर पड़ता है, जिसके कारण ज्वार आता है। इसे हैइस ज्वार को लघु ज्वार भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, हैइस ज्वार को आप लघु ज्वार भाटा के नाम से भी जानते हैं। महासागरीय धाराएं क्या कहलाती हैं, तो निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जलधाराएं होती हैं। महासागरीय धाराएं गर्म या ठंडी हो सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, गर्म महासागरीय धाराएं क्या कहलाती हैं, तो भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं एवं ध्रुवों की ओर प्रभावित होती हैं। गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधाराएं होती हैं। गर्म धाराओं से स्थलीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है। ठंडी महासागरीय धाराएं क्या कहलाती हैं, तो ध्रुवों पर उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रभावित होती हैं। ये लैब्राडोर शीत महासागरीय धाराएं कहलाती हैं। नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर कि जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जल धाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। जापान के आसपास एवं उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट इसके उदाहरण माने जाते हैं। और एज इट इज क्वेश्चन आपके सीटेट में पूछा भी है, इसीलिए बोलती हूँ एक एक टॉपिक अगर आप लोग ध्यान से देखते चलेंगे ना तो आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट लेसन भी देख लेते हैं। आपका प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन आपका नेक्स्ट लेसन है। तो ऊंचाई में परिवर्तन के साथ जलवायु में परिवर्तन होता है तथा इसी के कारण प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव आता है। वनस्पति की वृद्धि तापमान एवं नमी पर निर्भर रहती है। यहाँ पे प्राकृतिक वनस्पति को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा है, तो वन जो वृक्ष तापमान एवं परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं, सघन एवं खुले वन विकसित होते हैं। घास स्थल जो मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होते हैं। कांटेदार झाड़ एवं झाड़ियों केवल शुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं। एक एक टॉपिक ध्यान से देखते चलिएगा। वनस्पति के प्रकार कितने हैं, तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, इन वनों को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं। ये घने वन भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंधीय के पास पाए जाते हैं। ये क्षेत्र गर्म होते हैं एवं पूरे वर्ष यहाँ पर अत्यधिक वर्षा होती है। यहाँ का मौसम कभी शुष्क नहीं होता है, इसीलिए यहाँ के पेड़ों की पत्तियाँ पूरी तरह से नहीं झड़ती हैं, इसीलिए इन्हें सदाबहार वन भी कहा जाता है। काफ़ी घने वृक्षों की मोटी वितान के कारण दिन के समय में सूर्य का प्रकाश वन के अंदर तक नहीं पहुँच पाता है। आमतौर पर यह दृढ़ वृक्ष रोजवुड, आपका आबनूस, महंगाई आदि पाए जाते हैं। नेक्स्ट आपके स्क्रीन महोगई, ये महंगाई नहीं है, महोगई एक वृक्ष होता है, महोगनी उसे बोला जाता है, महोगनी। ये महंगाई लिखा है, गलत लिखा है, टाइपिंग में मिस्टेक हुई होगी। चलिए, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन क्या होता है, तो इन वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है, जो भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाया जाता है। इन क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन भी होते रहते हैं। जल संरक्षित रखने के लिए शुष्क मौसम में यहाँ वृक्ष पत्तियाँ झाड़ देते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले दृढ़
काष्ठ वृक्षों में शाल, आपका सागौन, नीम, शीशम आदि पाए जाते हैं। इसमें फर्नीचर, यातायात एवं निर्माण सामग्री बनाने के लिए भी बहुत उपयोगी होते हैं। और इन प्रदेशों में आमतौर पर पाए जाने वाले जानवर जो होते हैं आपका बाघ हुआ, शेर हुआ और बंदर इत्यादि। नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर शीतोष्ण सदाबहार वन। ये वन आपके मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेश में स्थित है। सामान्यतः महाद्वीप के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं, जैसे कि आपका हुआ पूर्वी अमेरिका, दक्षिणी चीन एवं दक्षिणी पूर्व ब्राज़ील। यहाँ बाज, चीड़ एवं यूकेलिप्टस जैसे दृढ़ मुलायम दोनों प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। शीतोष्ण पर्णपाती वन क्या कहलाता है? तो यह उच्च अक्षांश के ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। ये उत्तरी पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली, पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। ये अपनी पत्तियां शुष्क मौसम झाड़ देते हैं। यहाँ बाज एस बीच पाए जाते हैं। हिरण, लोमड़ी, भेड़िए जानवर और फीजेंट तथा मोनाल पक्षी भी यहाँ पर पाए जाते हैं। एक एक टॉपिक ध्यान से देखते चलेगा, क्योंकि आपके सीटेट के प्रीवियस और क्वेश्चन में ये सारे टॉपिक आए हुए हैं, इसीलिए बोल रही हूँ एक एक टॉपिक ध्यान से देखते चलिएगा। भूमध्य सागरीय वनस्पति क्या कहलाता है? तो यहाँ भूमध्य सागरीय वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। यह अधिकतर यूरोप, अफ्रीका एवं एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में पाई जाती हैं। ये वनस्पतियाँ भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेश जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया, दक्षिणी पश्चिम अफ्रीका, दक्षिण पश्चिम दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका एवं दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। इन्हीं प्रदेशों में गर्म, शुष्क, ग्रीष्म एवं वर्षा वाली मृदु शीत ऋतुएं भी होती हैं। और इन क्षेत्रों में आमतौर पर संतरा, अंजीर, जैतून, अंगूर जैसे नींबू वंश खट्टे सीड्स के फल पैदा किए जाते हैं। शंकुधारी वन क्या होता है? तो उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में 50 से 70 सेल्सियस में शंकुधारी वन पाए जाते हैं। इन्हें टैगा वन के नाम से भी जाना जाता है। ये वन अधिक ऊंचाइयों पर भी पाए जाते हैं। ये वृक्ष हिमालय में पाए जाते हैं। लंबे नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष कहलाते हैं। इन वृक्षों के काष्ठ का उपयोग लुगदी बनाने, अखबारी कागज़ तथा नरम काष्ठ का उपयोग माचिस एवं पैकिंग के लिए किया जाता है। बक्से बनाने के लिए भी किया जाता है। चीड़, देवदार मुख्य रूप से आपके पेड़ और मिंक, ध्रुवीय भालू जानवर भी यहाँ पे पाए जाते हैं। और उष्ण कटिबंधीय वन एक घास स्थल जो होता है, तो ये भी देख लीजिए। ये वन भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उग सकते हैं। ये भूमध्य रेखा के दोनों ओर से उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में फैले हुए हैं। ये वनस्पति निम्न में से मध्य वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा होती है। यह घास की काफ़ी ऊंची, लगभग आपके 3 से 4 मीटर की ऊंचाई में बढ़ सकती है। मित्र नहीं, मीटर है ये। और यहाँ हाथी, जेब्रा, जिराफ, हिरण, तेंदुआ आदि जानवर पाए जाते हैं। पूर्वी अफ्रीका में आपके सवाना घास, ब्राज़ील में आपका कंपोज और वेनेजुएला में आपका लानोस घास पाया जाता है। शीतोष्ण घास स्थल क्या होता है? तो ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। यहाँ घास आमतौर पर छोटी या एवं पौष्टिक होती हैं। शीतोष्ण प्रदेश में सामान्यतः जंगली भैंस, बाइनस, एंटीलोप पाए जाते हैं। अर्जेंटीना में पैम्पास, उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी और दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड स्टेपी, ऑस्ट्रेलिया में डॉन आपकी घासें पाई जाती हैं। नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर कटीली झाड़ियाँ क्या होती हैं? तो शुष्क रेगिस्तान प्रदेशों में ये पाई जाती हैं। उष्ण कटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीप को पश्चिमी किनारों में पाए जाते हैं। तीव्र गर्मी एवं बहुत कम वर्षा के कारण यहाँ पर वनस्पतियों की कमी रहती है। ध्रुवीय प्रदेश क्या होता है? तो अत्यधिक ठंडा इलाका माना गया है। यहाँ बहुत सीमित प्राकृतिक वनस्पतियाँ मिलती हैं। यहाँ केवल काई, लाइकेन एवं छोटी झाड़ियाँ पाई जाती हैं। ये अल्पकालिक ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होती हैं। इसे टुंड्रा प्रकार के वनस्पति भी कहा जाता है। ये वनस्पतियाँ यूरोप, एशिया एवं उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेश में पाई जाती हैं। यहाँ सील, वालरस, ध्रुवीय भालू, ध्रुवीय उल्लू, बर्फीली लोमड़ी आदि आपके जानवर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर आपका लेशन है, आपका 7वां लेशन
कौन सा है? तो आपका सातवां लेशन है आरंभिक मानव आपका। तो कैसे रहता था? तो भोजन, वस्त्र एवं आवास के लिए पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर रहता था, लेकिन समय के साथ नए कौशल विकसित करके खाद्य पदार्थ, घर बनाने, यातायात एवं संचार के बेहतर साधनों का विकास किया। आरंभिक मनुष्य वृक्षों एवं गुफाओं में निवास करते थे। जब उन्होंने फसल उगाना आरंभ किया तो उनके लिए एक जगह अस्थायी घर बनाना आवश्यक हो गया। बस्तियों का विकास नदी घाटियों के निकट हुआ, क्योंकि वहां पर पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध तह एवं भूमि उपजाऊ होती थी। व्यापार के लिए वाणिज्य एवं विनिर्माण के विकास के साथ मानव बस्तियां बड़ी होती गईं। नदी की घाटी बस्ती पनपने लगे। सभ्यता का विकास हुआ। सिंधु घाटी नदी, मेसोपोटामिया, टिग्रिस। देखिए, सिंधु घाटी में आपके सिंधु नदी, मेसोपोटामिया में टिग्रिस, आपके मिस्र सभ्यता, नील नदी, नदियों के किनारे आपके विकसित हुई। बस्तियां वे स्थान जहां पर लोग अपने घर बनाते हैं उसे आप बस्ती कहते हैं। अस्थाई बस्तियां क्या कहलाती हैं? तो लोग रहने के लिए अस्थाई घर बनाते हैं, उसे अस्थाई बस्ती के नाम से जाना जाता था। और अस्थाई बस्तियां क्या होती थी? तो जो बस्तियां कुछ समय के लिए बनाई जाती थी वो आपकी अस्थाई बस्तियां कहलाती थी। घने जंगलों में गर्म एवं ठंडी रेगिस्तान तथा पर्वतों पर निवासी अक्सर अस्थायी बस्तियां में रहते थे। ऋतु प्रवास क्या कहलाता था? तो आखेट, संग्रहण, स्थानांतरी कृषि के लिए मौसमी आवागमन को ऋतु प्रवास के नाम से जाना जाता था। गांव ग्रामीण बस्ती होती है जहां लोग कृषि, मत्स्य पालन, वानिकी, दस्तकारी एवं पशुपालन संबंधी कार्य करते हैं। सघन बस्ती क्या होती है? तो घर पास पास बने होते हैं, उसे सघन बस्ती कहा जाता है। प्रकीर्ण बस्ती क्या कहलाता है? तो घर दूर दूर बने होते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों, घने जंगल, अति विषम जलवायु क्षेत्र में मनुष्य ने अपने आवास वातावरण के अनुकूल बनाया। ग्रामीण क्षेत्र में लोग अपने पर्यावरण के अनुकूल घर बनाते थे। अत्यधिक वर्षा कहाँ होता था? तो अत्यधिक वर्षा वाले जो क्षेत्र होती हैं तो वहाँ पे ढाल वाली छत बनाते हैं। जिन स्थानों पर वर्षा के समय जल का जमाव होता है वहाँ ऊंचे प्लेटफॉर्म अथवा स्टील पर घर बनाए जाते हैं। गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में मिट्टी की मोटी दीवार लगाए जाते हैं और जिनकी छतें फूस की बनी होती हैं। इसका उदाहरण आपका राजस्थान है, जो कि राजस्थान में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। परिवहन क्या होता है? तो परिवहन लोगों के सामान के आवागमन के साधन होते हैं। पुराने समय में अधिक दूरी की यात्रा करने में अत्यधिक समय लगता था। उस समय लोग पैदल में चलते थे। अपने सामान को ढोने के लिए पशुओं का उपयोग किया जाता था। पहिए की खोज में परिवहन आसान हुआ। और पहिए की खोज कब हुआ था? तो आपके नवपाषाण काल का ये उदाहरण भी माना जाता है। चलिए, उस समय के साथ साथ परिवहन के विभिन्न साधनों का विकास भी होता है। और परिवहन के साधन कौन कौन से हैं? तो आपका सड़क मार्ग हुआ। कम दूरी यातायात के समय अधिक उपयोग की जाने वाली मार्ग सड़क हिमालय पर्वत पर मनाली लेह राजमार्ग विश्व के सबसे ऊंचे सड़क मार्गों में से है। भूमिगत सड़कों को भूमिगत मार्ग सबवे कहते हैं। मैदानी क्षेत्रों में सड़कों का घना जाल बिछा हुआ है। और रेल मार्ग क्या होता है? तो रेल मार्ग के द्वारा तीव्रता से कम खर्च में लोगों का आवागमन एवं भारी सामान को ढोने का कार्य होता है। वाष्प के इंजन की खोज औद्योगिक क्रांति ने रेल परिवहन के तीव्र में विकास की सहायता प्रदान करी है। और डीजल एवं विद्युत इंजनों ने व्यापक रूप से वाष्प के इंजन का स्थान भी ले लिया है। जल मार्ग से भी आपका तो आरंभिक समय में परिवहन समय के लिए जलमार्ग का उपयोग किया जाता था। अधिक दूरी में भारी बड़े आकार वाले सामान को ढोने के लिए जलमार्ग सबसे सस्ता साधन होता था। ये मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, अंतर्देशीय जलमार्ग एवं समुद्री जलमार्ग। और एक एक टॉपिक ध्यान से देखते चलिएगा क्योंकि ये सारे टॉपिक आप लोग के लिए महत्वपूर्ण है। वायुमार्ग क्या होता है? तो 20वीं सदी के आरंभ में विकसित यह परिवहन का सबसे तीव्र मार्ग माना गया है। ईंधन की लागत अधिक होने के कारण यह सर्वाधिक महंगा साधन भी माना जाता है। यह यातायात का अकेला साधन है जो सर्वाधिक दुर्गम एवं दूर स्थानों तक पहुँचा सकता है, विशेष रूप से जहाँ सड़क एवं रेल मार्ग नहीं है आपके, जैसे कि आपका हवाई जहाज हुआ।
हेलीकॉप्टर हुआ। संचार क्या होता है? तो संचार दूसरे के पास तक पहुंचना, सूचना पहुंचाने की प्रक्रिया मानी गई है। तकनीक विकास के साथ मानव ने संचार के नए एवं तीव्र साधनों को विकसित कर लिया है। संचार के क्षेत्र में विकास के वर्षों में सूचना क्रांति आई है। संचार के साधन समाचार पत्रों, रेडियो, टेलीविज़न, ईमेल, इंटरनेट आदि आपका माना जाता है। नेक्स्ट लेसन देख लेते हैं। आपका 8वां लेसन है भूमध्य मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। तो इसमें क्या क्या है ये भी देख लेते हैं। भूमध्य रेखीय प्रदेश, भूमध्य रेखा के 10 उत्तर से 10 दक्षिण के मध्य के भाग को कहा जाता है। अमेजन बेसिन में जीवन, उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा एवं मकर रेखा के मध्य स्थित है। अमेजन नदी इसी प्रदेश से होकर बहती है। अमेजन नदी में बहुत सारी सहायक नदियां मिलकर अमेजन नदी का अमेजन बेसिन का निर्माण करती हैं। यह नदी पेरू, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया तथा वेनेजुएला के भाग में अपवाहित होती हैं। और जलवायु, तो अमेजन बेसिन में भूमध्य रेखा के आसपास फैला हुआ है। यहाँ पूरे वर्ष गर्म एवं नम जलवायु रहती है। यह मौसम दिन एवं रात के समान रूप से गर्म एवं आर्द्र होते हैं तथा शरीर में चिपचिपाहट होती है। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है। वर्षावन क्या होता है? तो वर्षावन इन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि पर सघन वन उग जाते हैं। वन इतने सघन होते हैं कि पत्तियों तथा शाखाओं से छत सी बन जाती हैं, जिसके कारण सूर्य के प्रकाश का धरातल तक नहीं पहुँच पाता है। वर्षावन में प्राणी जात की प्रचुरता होती है। टूकन हुआ, गूजन पक्षी, प्राणियों में बंदर, स्लाथ, चींटी खाने वाले टैपीर भी यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके अलावा सांप, अजगर तथा एनाकोंडा एवं बोआ आदि पाए जाते हैं। जीवों की विविधता की दृष्टि से यह बेसिन आपकी समृद्ध है मानी जाती है। वर्षावन के निवासी क्या होते हैं? तो यहाँ के लोग छोटे से क्षेत्र में वन के कुछ वृक्षों को काटकर अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं। यहाँ के पुरुष शिकार करते हैं तथा नदी में मछली पकड़ते हैं, जबकि महिलाएं फसलों का ध्यान रखती हैं। ये यहाँ पे मुख्यतः आपके टैपियोका, अनानास एवं शकरकंद उगाते हैं। या कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति का प्रयोग करते हैं। इनका मुख्य आहार होता है आपका मैनियोक, जिसे कशावा भी कहा जाता है। और टैपियोका आपके केरला का सबसे प्रसिद्ध डिश माना जाता है और आपकी सीटेट में ईवीएस में भी पूछता है। वर्षावन अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं। यहाँ के लोग पौराणिक तरीके से खेती कर रहे हैं। 1970 में ट्रांस अमेजन महामार्ग बनने से वर्षावन के सभी भागों तक पहुँचना संभव भी हो गया है। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन कैसा होता है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती हैं। यह बेसिन उपोष्ण में 10 उत्तर से 30 उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित होता है। घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी सहायक नदियां इसमें आपकी प्रवाहित होती हैं, अपवाहित नहीं प्रवाहित होती हैं। ये बार बार टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है। इनके मैदान जो होते हैं पर्वत पर गिरिपाद डेल्टा इस बेसिन के मुख्य विशेषताएं मानी गई हैं। यहाँ की जलवायु मुख्यतः मानसूनी होती हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं कि बेसिन क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ भी हैं। जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण की प्रमुख भूमिका मानी गई है। मैदानी क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व अधिक होती है। यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय आपका कृषि है। विभिन्न भू आकृतियों के अनुसार वनस्पति में भी विभिन्नता पाई जाती है। गंगा नदी के संरक्षण के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम को भी शुरू किया गया था। 2 अक्टूबर को आपके 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का शुभ आरंभ हुआ था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये सारा आप लोग के लिए है। तो एक एक टॉपिक अगर आप लोग ध्यान से देखते हैं ना, 100% श्योर बोल रही हूँ कि आप लोग का क्लियर हो जाएगा। एक एक टॉपिक बस ध्यान से देखना है आप लोगों को। क्या बोल रहे हैं कि जून 2014 में नमामि गंगे का कार्यक्रम आरंभ हुआ था। सूसू एक प्रकार के डॉल्फिन अंधी मछली होती है जो गंगा नदी में रहती है। चलिए, बेसिन क्या होता है? तो बेसिन मुख्य नदी आपकी सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र के पानी को बहकर ले जाती है वह उसका बेसिन आपका जल संग्रह कहलाता है। नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर
आपका शीतोष्ण घास स्थलों में जीवन कैसा होता था। नेक्स्ट लेसन है आप लोग का। तो घास स्थल जिन प्रदेशों के पादप जीवन में प्रमुखता घास की अधिकता होती है या पृथ्वी पर आपके 1/4 भाग पर फैले हुए हैं। घास शीतोष्ण एवं उष्णकटिबंधीय यहाँ पर घास स्थल और प्रेयरी उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को प्रेयरी कहा जाता है। ये समतल मंद ढलान या पहाड़ियों वाले प्रदेश मानी जाती है। और पश्चिमी में रॉकी पर्वत एवं पूर्वी में ग्रेट लेक पाया जाता है। अमेरिका में आपके प्रेयरी घास और आपकी नदी अपवाहन मिशी नदी पाई जाती है। कनाडा में आपके सास के चंद द्वारा होता है जो नदी होती हैं। मूल निवासी यहाँ के रेड इंडियन होते हैं। प्रेयरी आपके लैटिन शब्द का प्रिएटा से बना अर्थ आपका सद्धल कहलाता है। जलवायु यहाँ का क्या होता है तो चरम तापमान वाली महाद्वीपीय जलवायु, ग्रीष्म से तापमान में 20 डिग्री सेल्सियस तथा शीत ऋतु में आपके 0 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस वार्षिक वर्षा तापमान होता है। चिनूक आपकी होती है एक स्थानीय गर्म पवने, जो कि हवा यहाँ दे रहा है, हवा है, ये चिनूक एक हवा होता है। चलिए यहाँ पे वनस्पति जात एवं प्राणी जात क्या क्या होते हैं तो पेड़ यहाँ पे होता है जो सरपत होता है, एक आल्डर होता है और एक पापलर होता है। उपजाऊ मिट्टी यहाँ की प्रमुख फसलें, उपजाऊ मिट्टियों में जो प्रमुख फसलें होती हैं तो मक्का होता है, अन्न, आलू, सोयाबीन, कपास, अल्फा। मवेशी आपके फॉर्म को रेंच एवं देशमाल करने वाले को काऊ बॉय कहा जाता है। नेक्स्ट है आपके इसका प्रमुख पशु क्या क्या होते हैं तो बाइसन होता है, अन्य खरगोश होते हैं, कयोत होते हैं, गोफर, प्रेयरी कुत्ता यहाँ पे पाए जाते हैं। लोग यहाँ के परिश्रमी होते हैं। कृषि के वैज्ञानिक विधियों एवं ट्रैक्टर, हार्वेस्टर तथा कंबाइन का उपयोग यहाँ पे किया जाता है। यह विश्व की धान्यागार कहलाती है। गेहूं का विशाल उत्पादन यहाँ पे होता है। दुग्ध उत्पादन एक अन्य उद्योग माना जाता है। कोयला, लोहा जैसे खनिज पदार्थों का भी यहाँ पे विशाल भंडार माना गया है तथा इसे विश्व का सबसे बड़ा औद्योगिक प्रदेश भी माना जाता है। चलिए आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप कि आप सबको क्लास बढ़िया लगा हो। अगर बढ़िया लगे ना तो एक प्यारा सा कमेंट, आप लोग लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आप लोग मोटिवेशन के लिए आप लोग ज़रूर करिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप लोग का ये जो क्लास था बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर एक एक टॉपिक आप लोग ध्यान से देखते चले तो चलिए सभी को मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को मेरा राम राम, राधे राधे। आई होप कि आप सबको क्लास बढ़िया लगे तो एक प्यारा सा कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मोटिवेशन के लिए ज़रूर करिएगा।